Call is now being recorded. This call is now taking notes. Hello, sir. Hello, ma'am. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए।
पानी ना देना बाद में। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज के फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। मनोज वर्मा जी का स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा बतारा जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन की वो इसमें आज स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हिमृणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है, हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये पहला क्लास है और हम लोग इसमें बता दें कि जो एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण, उपचार संस्थान है, उसका जो सेमेस्टर 1 का कोर्स है, वो किताबें वही हैं। हम बस केवल थोड़ा सा ये करते हैं कि उस कोर्स में से कुछ अधिक पढ़ा देते हैं। जैसे ये किताब है, ये इसकी एक बिंदु है, ये चाइनीज की एक किताब है, बिंदु एक उपचार अनेक। ये किताब सेमेस्टर 1 की किताब है। चाइनीज में ये ट्रिटाइज है, ट्रिटाइज 1, ये खेमका सर की लिखी किताब है। ये किताब सेमेस्टर 1 का कोर्स में है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में अग्निवेश करके ये किताब है, ये भी उसके कोर्स में है। महर्षि भरद्वाज, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये कोर्स में, और ये चाइनीज की किताब एक है, सुजोक एक्यूप्रेशर के रूप में है। तो इसमें करस्पॉन्डेंस के संबंध में विस्तृत विवरण है। इसके अलावा मानव शरीर विज्ञान, ये प्रोफेसर जीसी अग्रवाल सर की लिखी किताब है। तो ये बीएचबी 3 सब्जेक्ट है। एक बीएचबी है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरी है टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसको हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर कहते हैं, और तीसरी है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। 3 हमारे पेपर है। तो उन्हीं के उसमें ट्रिटाइज 1 में लगभग 11-12 चैप्टर हैं जो पढ़ाए जाते हैं कोर्स में। मानव शरीर विज्ञान में, बीएचबी में, आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कोर्स में है। इसके बाद सूक्ष्म अभिनव में करस्पॉन्डेंस के संबंध में पूरा विस्तृत विवरण होता है। महर्षि भरद्वाज पूरी पुस्तक है। आयुर्वेदिक अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की पूरी किताब है। तो इस तरह हमारा ये कोर्स पूरा होता है, और सिंगल पॉइंट का ट्रीटमेंट है ये किताब है। ये बहुत अच्छी किताब है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की। ये हम लोगों ने अभी सिंगल पॉइंट पर सारे स्पेशल क्लासेस में किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये चाहिए वो आप अपना हमारे उसमें देखेंगे, जो एक्यूसूत्रबाई अरविंद करके है, उसमें आपको यूट्यूब में पूरे सब मिल जाएगा। ये बिंदु एक उपचार अनेक बुक 1 के नाम से आपको उसमें पूरा हम लोगों ने उसमें दे दिया हुआ है। तो हम लोग आज बात करते हैं चाइनीज की, शुरुआत कर रहे हैं। ये ओल्ड बुक जो हम बता रहे हैं, ये
ये इस किताब से थोड़ा भिन्न किताब है। ये किताब अब नहीं है, अब ये ओल्ड बुक थी और इसको अब हटा दिया गया है। ये चाइनीज एक्यूपंक्चर की वही की थी किताब, संस्थान की ही, लेकिन ये अब हटा दी गई है। तो हम लोग थोड़ा सा ओल्ड बुक में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग जरूर से कोशिश करते हैं कि ये है। तो पूरा थोड़ा सा इतिहास हम लोग समझना जरूरी है। चाइनीज एक्यूपंक्चर का कंसेप्ट समझने के पहले हम लोग ये समझ लें कि ये क्या दार्शनिक विचार है। ये दार्शनिक विचार है, हमारा आयुर्वेद भी दार्शनिक विचार है। तो ये दार्शनिक विचार जो चाइनीज थ्योरी में था, यानी चाइनीज सिस्टम में जो था, इसके पहले आप सोचे 475 बीसी में, 475 बीसी, 475 बीसी में सिसली में एक हमारे दार्शनिक हुए। वो दार्शनिक थे, उनका नाम था एम्पेडोक्लीज। उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि मानव शरीर यानी ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं का निर्माण अगर कोई हुआ ही योगदान है तो उसमें 4 तत्व है केवल। उन्होंने कहा कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 4 से मिलकर के पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। और अगर इनका शरीर का निर्माण इन्हीं 4 तत्वों से हुआ है तो जब भी इन तत्वों में कोई असंतुलन होगा तो बीमारी आ जाएगी, अन्यथा बीमार नहीं होंगे। ये 475 के आसपास, 475 बीसी बात कर रहे हैं। उसी काल में लगभग 300-400 बीसी में, वो भी बिफोर क्राइस्ट था, चाइनीज में हुआंग डी ने जिंग नाम के एक येलो एम्परर हुए। उन्होंने उनकी एक थ्योरी बेस आई, उसके पहले भी चल रही होगी, ये हम नहीं कह सकते हैं, उसके पहले भी रही होगी। तो चाइनीज थ्योरी में उनकी येलो एम्परर नाम की किताब थी, उनको येलो एम्परर कहा गया, येलो एम्परर क्लासिक्स ऑफ मेडिसिन कहा गया। तो ये जो येलो एम्परर थे, इनके जो कोर्ट फिजिशियन थे उनका नाम था चीबो। उनके बीच में जो वार्तालाप होता था उसको किताब में येलो एम्परर में जगह दी गई। वही पाया गया जैसे हमारे यहाँ कभी अकबर बीरबल तमाम कहानियां आती हैं, वैसे ही ये किताब थी। और उस किताब में ये कहा गया कि 4-5 तत्व हैं जो जिनसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और जिनसे हमारे किसी मानव या किसी जीव का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने वो जो एलिमेंट बताए, वो जो तत्व बताए, उन एलिमेंट्स का नाम था नंबर 1 वुड। नंबर 1 नहीं कहा उन्होंने, लेकिन हम कह रहे हैं नंबर 1 वुड, नंबर 2 फायर, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मेटल, नंबर 5 जो है वो वाटर। तो इनसे शरीर का निर्माण हुआ है, ये कहा गया। अब तो जब इनसे निर्माण हुआ तो इनमें कोई असंतुलन होगा और इन जो कंटेंट है, किसी में अग्नि अधिक हो सकती है, किसी में अर्थ अधिक हो सकता है, किसी में फायर, किसी में वुड, ये सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन बना निर्माण, शरीर का निर्माण इन्हीं से हुआ है। उसी काल में लगभग 600 ईसा पूर्व के पहले, 600 बीसी के पहले हमारे यहां दार्शनिक विचार आया। उसमें चरक भी थे, सुश्रुत भी थे, वाग्भट भी थे और अनेक और थे। और इसके पहले 2 पीढ़ी पहले ये भरद्वाज उसको लाए थे। तो वो कंसेप्ट जो कहा गया, उसमें कहा गया कि मनुष्य का निर्माण के लिए भौतिक 5 पदार्थ आवश्यक है, जिनको उन्होंने कहा पंच महाभूत। उन्होंने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहे, इनसे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन इस निर्माण में 5 द्रव्यों की भी भूमिका है। 4 द्रव्यों उन्होंने कहा, आयुर्वेद में 4 द्रव्य कहे गए। उन्होंने कहा कि काल, दिशा, मन, आत्मा, इन 4 द्रव्यों का भी प्रभाव है और इन सब 9 द्रव्यों के आधार पर पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो अगर कोई असंतुलन इनमें होगा तो तब बीमारी होगी। दूसरा उन्होंने कंसेप्ट दिया
कि जैसे ब्रह्मांड में चंद्रमा, सूर्य और वायु पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 बल धारण करते हैं। इनको दोष भी कहा गया, इनको बल भी कहा गया। ये 2 कंसेप्ट के रूप में हमारे भारतीय दर्शन का, तो ये दार्शनिक विचार थे। अब एक्यूपंक्चर की अवधारणा भारतीय परिवेश में भी थी और चाइनीज में भी थी, लेकिन इसको ये समझिए, हम आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर जब बताएंगे तो वहां थोड़ा इतिहास बताएंगे, समझ में आएगा। लेकिन नॉर्मल हम लोग समझें कि बहुत सी चीजें जो थी हम लोग उसको जानते थे कि एक्यूपंक्चर है। जैसे हम लोग नाक में, नारियां, लेडीज कील पहनती है, तो वो कोई पॉइंट है हमारे यहाँ, हमको उसको LI20 कह देते हैं। कान में हम लोग TW17 मान लीजिए कहते हैं, तो हम लोग कान के लिए, कान में छेदन होता है। हमारे तमाम हाथों में हम लोग पहनते हैं तो चूड़ियां, या लेडीज में चूड़ियां पहनती, तो वो चूड़ियों का कंसेप्ट वही वाला हुआ। बिछिया पैर में पहनती है तो वो हमारा स्टमक मेरिडियन के कंसेप्ट में है। तो यानी बहुत सी चीजें हम लोग जानते थे और कंसेप्चुअली हम लोग समझ रहे हैं कि स्पाइन के बगल में जो हमारी यूबी मेरिडियन चल रही है, तो गवर्निंग वेसल मेरिडियन स्पाइन के पीछे और 2 मेरिडियन और यूबी मेरिडियन चलती है पैरेलल, और इनको भी हम लोग कहीं डिफाइन कर रहे हैं कि यदि इनमें सबसे अधिक एनर्जी इनमें है, तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए भीष्म पितामह का। उन्होंने वहां पर जो बाण मारे थे अर्जुन ने, वो सीधे उनको वहीं पे लगे थे जहां पर कि वो 6 महीना 7 महीना जीवित रहे। यानी कंसेप्ट ये है कि जानकारी थी। अब इतिहास समझिए कि इतिहास क्या है, कि जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो कल्चर, जो सिविलाइजेशन, जो एजुकेशन सेंटर, जो चीजें ट्रैवल करती हैं, वो एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करती हैं। बुद्ध का पीरियड याद करिए, 606 BC के आसपास की बात है, 606 के आसपास। यानी उस काल में 563 से 600 के है, उस समय बुद्ध का शुरुआत हुई और बुद्धिज्म फैला। और बुद्धिज्म फैला देश में सारे आसपास के जितने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चाइना, जापान, इन सब जगहों पर गया। तो वो कल्चर क्या था कि वो ट्रैवल जब कर रहा था तो श्रीलंका तक, सारे आसपास के देशों में गया। तो जो ट्रैवल कर रहा था वो आपकी कोई एजुकेशन थी, कोई भी चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, वो ट्रैवल कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली चाइनीज ने इसको एक थ्योरी के रूप में बहुत विकसित किया। इतना पर नहीं, अब थोड़ा सा इतिहास और बता दें। ये जब चाइनीज थ्योरी डेवलप हो रही थी तो ऐसा नहीं था कि चाइनीज थ्योरी बहुत अधिक प्रोपाउंड हो गई और बहुत फैल गई। माओ से तुंग वहां हुए 1949 में। माओ से तुंग ऑटोक्रेट के रूप में थे, डेमोक्रेटिक पैटर्न नहीं था, तो वो उन्होंने लाल क्रांति कराई, रेड रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, खूनी क्रांति या रेड रेवोल्यूशन जो भी हुआ। तो उस काल में उनकी बात कोई मना नहीं कर सकता था, तो उन्होंने उस काल में 5,50,000 यही थेरेपिस्ट जो हमारे इस एक्यूप्रेशर को जानते थे, एक्यूपंक्चर उस समय था, इस एक्यूपंक्चर को जानने वाले 5,50,000 को कहाँ भेजा, अपने गांव में भेज दिया। और गांव में भेजा तो नेचुरली हेल्थ कंडीशन सबकी इंप्रूव कर गई। उस समय जो एलोपैथ डॉक्टर्स थे 1949 के आसपास, लगभग पूरे चाइना की पॉपुलेशन लगभग 49 करोड़ थी, और उस समय लगभग 10,000 डॉक्टर्स थे, जो मेडिकल डॉक्टर जिनको कहते हैं कि एलोपैथ डॉक्टर हैं, ये इनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 10,000 थी। तो 10,000 में 5,50,000 जब बेयरफुट डॉक्टर्स, जिनको उस समय बेयरफुट डॉक्टर्स को कहा गया था, तो ये जब गए तो इन्होंने हेल्थ कंडीशन इंप्रूव कर दिया। यानी चाइनीज जो एक्यूप्रेशर है, इसका थोड़ा सा एक्यूपंक्चर, इसका विस्तार होना शुरू हुआ, इसकी पहचान बनने लगी, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव कर रही थी। सेकंड क्या पॉइंट हुआ, अभी उतना प्रचार नहीं हुआ, माओ सेतुंग के आने के बाद भी इतना प्रचार नहीं हुआ। 1971 में क्या हुआ,
1971 में उस समय चीन और अमेरिका बीच में शीत युद्ध चल रहा था। ये सब पूरा उधर जो सोवियत संघ वगैरह थे इन सब में, और जो डेमोक्रेटिक अपने कह रहे थे, इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो युद्ध तो नहीं है, लेकिन शीत युद्ध माने सारे युद्ध की सारी चीजें होंगी, इकोनॉमिक आधार होगा, सब कुछ होगा, सारे स्पियोनेज होगा, सारी चीजें हो रही थी। उस शीत युद्ध को 1971 में खत्म करना या कुछ थोड़ा सा मार्जिनलाइज करने की उससे हेनरी किसिंजर की यात्रा होती है। हेनरी किसिंजर आते हैं चाइना 71 के आसपास, 72 में आगमन हुआ है, फरवरी के आसपास। 71 में जुलाई के आसपास उसी यात्रा को कवर करने के लिए या यात्रा की तय करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जेम्स रस्टिन, एक वो थे संवाददाता उसके, वो वहां से आते हैं और चाइना कि देखें कि भाई हेनरी किसिंजर यात्रा किस आधार पर की जा रही है और क्या हो रहा है। तो उसी समय उनको अपेंडिक्स का थोड़ा सा दर्द होता है चाइना में। तो वहां के जो डॉक्टर्स थे, एलोपैथ डॉक्टर्स, इन्होंने उसको अपेंडिक्स को, नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं उसको ऑपरेट कर देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, उसको निकाल कर बाहर कर दिया। निकाल के बाहर करने के पर भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने चाउ एन लाई, उसमें प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई से संपर्क किया गया। तो चाउ एन लाई ने यही जो हमारे बेयरफूट डॉक्टर थे, यही थेरेपिस्ट जो थे, इन्हीं थेरेपिस्ट के संपर्क में कर दिया। तो उसमें नीडलिंग की जाती थी, सोने और चांदी की और तमाम और धातुओं की और मेटल्स की भी नीडलिंग की जाती थी। और वो उसको कभी किसी के 40 सेकंड से लेकर के और 40-50 डेढ़ घंटे तक का नीडलिंग करते थे। तो उन्होंने, जो हमारे थेरेपिस्ट थे उस समय के चाइना के, उन्होंने ST36.5 स्टमक का 36.5 पर नीडलिंग किया और उस नीडलिंग करने के 24 आवर्स के अंदर वो दर्द खत्म हो गया और फिर नहीं हुआ। अब जब ये जो जेम्स रस्टिन को ये फील हुआ कि ये तो बहुत बड़ी घटना है, तो उन्होंने जो प्रेस रिपोर्ट भेजी, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट अभी भी है, तो उसको जो रिपोर्ट भेजी, उसने पूरे वर्ल्ड का ध्यान पहली बार इस साइंस की ओर आकर्षित किया और इसको वहां पर अमेरिका या अन्य भागों में ओरिएंटल साइंस के नाम पे जाना गया। ओरिएंटल मेडिसिन ओरिएंटल मेडिसिन माने पूर्वी वाली मेडिसिन है। यहां से पहली बार हमारे जो चाइनीज थ्योरी है या चाइनीज कंसेप्ट है या चाइनीज विचार है, ये पहली बार ठीक से वर्ल्ड के दृष्टिकोण में आया, उनकी दृष्टि में आया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो चाइनीज सिस्टम है, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसका नाम है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो ये TCM के नाम पर हम समझ लीजिए। तो TCM के जो सिद्धांत पक्ष को है उनको हम लोग समझ लें, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट वाज द कंसेप्ट? तो कंसेप्ट क्या है? नंबर 1 कि उन्होंने 2 चीजें बहुत बड़ी कही कंसेप्ट पर। उन्होंने पहला ये कहा कि 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पहला तो ये हम लोगों ने बता दिया। पहला वुड कहा, वुड फर्स्ट और सेकंड नहीं कहा उन्होंने कहा वुड, फिर फायर, फायर फिर अर्थ, अर्थ से मेटल और मेटल से वाटर और वाटर से वुड। उन्होंने इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप खोज दिया कि एक दूसरे के क्रिएशन करते हैं। वुड करता है, वुड अपने आप जल जाता है तो फायर करता है, फायर क्रिएट करता है। फायर जब बुझती है तो वो पृथ्वी बन जाती है। तो पृथ्वी में अब खुदाई करिए तो उसमें से मेटल निकलता है और मेटल को अगर आप पिघला दीजिए तो वाटर की तरह हो जाता है, तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और उसी तरह जल से अगर आप सिंचाई कर दें तो आप वुड और लिवित पुष्पित होता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट कि ये पांचों एक परिवार की तरह हैं जिसमें एक किसी का रिलेशनशिप है, कोई मदर है, कोई बेटा है, कोई सन। ये कंसेप्ट। दूसरा क्या था? ये एक दूसरे के नियंत्रक भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि अगर लोहे की या मेटल की कोई कुल्हाड़ी लेके जाएंगे तो वृक्ष को काट देंगे तो वुड कट जाएगा। पृथ्वी घेरना हो तो वुड आप लगा देंगे तो पृथ्वी का आयतन, उसका क्षेत्रफल घट जाएगा। अगर आपको फायर को खत्म करना तो जल को आप कर देंगे। और अगर आपको
जल को रोकना है तो पृथ्वी की मेड़ बांध देंगे, और अगर आपको मेटल को पिघलाना हो तो हीट दे देंगे तो मेटल पिघल जाए। तो ये कंट्रोलर साइकिल। तो इसी में से उन्होंने पांचों में से एक को छोड़कर के चारों क्या है, एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। कोई किसी से कंट्रोल्ड बाई है, कोई किसी कंट्रोलर है, उसी तरह कोई किसी का मदर है, कोई किसी के सन है। ये रिलेशनशिप पांचों परिवार के रूप में ये कहा गया, ये कंसेप्ट आया। दूसरा कंसेप्ट क्या आया जो बहुत पॉपुलर हुआ, उनका दो कंसेप्ट आया। एक इन यांग कंसेप्ट आया। इन यांग में हम लोग इन यांग पे बहुत अधिक बहस नहीं करेंगे, थोड़ा बताएंगे, बस आगे इस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। इन यांग के हिसाब से क्या था कि प्रकृति ने जो नेचर है, ताओ, जिसको नेचर को ताओ कहा उन्होंने, TAO, ताओ कहा। ताओ ने अपने को दो रूपों में प्रकट किया, और दो रूप क्या हुए, दो रूप में प्रकट किया, एक इन हुआ, एक यांग हुआ। इन की ऊर्जा नीचे की ओर गई और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया, कंडेंस हो गई, नीचे गई, कंडेंस हो गई और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया। और जो यांग की ऊर्जा थी ऊपर की ओर चली गई, उसने स्वर्ग की रचना कर दिया, स्वर्ग, हेवन। बिटवीन हेवन एंड अर्थ देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। ये मैन का क्रिएशन बीच में हुआ। तो ये कंसेप्ट इन यांग के कंसेप्ट में आया। ये दिस वाज द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ चाइनीज थ्योरम, और यही कंसेप्ट आपके उसमें सब कुछ मिलेगा। इस पर हम लोग चर्चा विस्तार से अलग करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा जो इसमें होगी क्लास में कर देंगे, बाद में हम लोग अलग से करेंगे। तो इन यांग, उन्होंने कहा कि 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो क्या नंबर 1 इन यांग, मतलब 2 सिद्धांत हुए, इन और यांग। दूसरा कम अधिक, या तो क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो शरीर है, अब आगे बताएंगे, ऊर्जा के आधार पर है। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत तो इन यांग का, और या तो ऊर्जा हमारी अधिक है या कम है, तो डिफिशियंसी और एक्सेस कंसेप्ट आया। लेकिन ये भी इन यांग का ही, इन यांग के सब बच्चे हैं, सब इन यांग से निकले हुए हैं। ये इन भी, ये डिफिशियंसी भी, एक्सेस भी। अगर डिफिशियंसी है तो इन और यांग के रेफरेंस में है। दूसरा इंटरनल है कि एक्सटर्नल, दो फोर्सेस की बात कही उनका, या तो आंतरिक बीमारी है या एक्सटर्नल बीमारी है। दूसरा हॉट एंड कोल्ड, शरीर का टेम्परेचर एक फिक्स है, उस पर ये टेम्परेचर पर। तो ये 8 सिद्धांत उनके आए जो इन यांग के ही रिप्रेजेंटेशन में थे। अब जो पंच तत्व सिद्धांत आया, 5 एलिमेंट थ्योरी, इसमें ये उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पहली बार कही कि भाई हमारी, उसको ऊर्जा कह लीजिए, ऊर्जा का कोई नाम हो सकता है, ची हो सकता है, की हो सकता है, ची हो सकता है, की हो सकता है, या कोई और फॉर्म, प्राण, आत्मा, चेतना, कुछ भी कह लीजिए, वो सब ये ची है। और कहते हैं कि यही ची वर्चुअली सारी, जो या तो इसका इम्बैलेंस होगा, और अगर बैलेंस फॉर्म में होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। और उसको लगातार ची को लगातार मूवमेंट में रहना है। तो अब उन्होंने ये वाली जो कही पंचतत्व सिद्धांत में, उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा भौतिक शरीर है ये तो 5 तत्वों से बना है, और आपसी, इन्हीं के आपसी संयोग का परिणाम है हमारा शरीर। ये किसी परसेंटेज में हो, आपके 40-30 में हो, 20-25 में हो, किसी में हो, कोई 10-10, 15-15 ऐसे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी में फायर एलिमेंट अधिक होगा, किसी में अर्थ एलिमेंट अधिक होगा, किसी में मेटल अधिक होगा, किसी में वुड अधिक होगा, किसी में वाटर अधिक होगा, लेकिन होगा इनमें जरूर। तो इन्हीं के सहयोग से बनी हुई। अब उन्होंने कहा कि पहली चीज क्या है कि एक ऊर्जा शरीर है बाहर, ये हमारा जो भौतिक शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इनके बाहर इससे जुड़ा हुआ एक ऊर्जा शरीर है, जिसको मेटाफिजिकल बॉडी आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, यही शरीर हमारा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इस भौतिक शरीर के बाहर एक हमारा ऊर्जा शरीर है। ऊर्जा शरीर जब बीमार पड़ता है, क्योंकि इसी में असंतुलन होता है, इसी ऊर्जा में, तो जैसे जैसे असंतुलन होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। तो भौतिक शरीर बीमार तब होगा जब ऊर्जा शरीर बीमार होगा।
यानी भौतिक शरीर अपने आप में नहीं होता, पहले ऊर्जा शरीर बीमार होगा तो आपका भौतिक शरीर बीमार होगा। अब ये ठीक ये कह दिया कि भाई अगर असंतुलन होगा तो ऊर्जा शरीर में होगा और उसके बगल में है भौतिक शरीर। तो ये प्रश्न पूछा गया कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ऊर्जा शरीर है तो ऊर्जा शरीर से भौतिक शरीर में ऊर्जा जाएगी कैसे? उन्होंने कहा, इसका भी उत्तर दे दिया चीनी विद्वानों ने। उन्होंने कहा कि देयर इज पाथवे। उन्होंने कहा एक पाथवे हम बता देते हैं उनको। उन्होंने कह दिया मेरिडियन। तो दो सिद्धांत चाइनीज सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुए। नंबर 1 इन यांग का सिद्धांत, दूसरा मेरिडियन सिद्धांत। उन्होंने कहा इस भौतिक शरीर में जाने के लिए ऊर्जा शरीर से एक कोई पाथवे है। जैसे हम एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए हमारे पास कोई NH है, कोई स्टेट हाईवे है, कोई नेशनल हाईवे है, कोई पगडंडी है, कोई रास्ता है, ऐसे जो चीजें हैं वही उन्होंने कहा कि ऐसा ही हमारा ये पाथवे है। तो पाथवे का कहा, पाथवे को नाम दिया उन्होंने कहा दे आर सेड टू बी मेरिडियंस। उन्होंने कहा ये मेरिडियंस है। कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो ऊर्जा शरीर है इसमें जब कोई ऊर्जा आएगी या ऊर्जा रहेगी, आगे बताएं कैसे आएगी, तो ये ऊर्जा आपके भौतिक शरीर में मेरिडियंस के माध्यम से जाएगी। तो मेरिडियंस के माध्यम से शरीर में चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कंसेप्ट, तो मेरिडियंस को उन्होंने डिफाइन कर दिया। अंदर हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है तो ये अंदर चली जाएगी शरीर के अंदर और ऑर्गन्स को प्रभावित करेगी, मसल्स को प्रभावित करेगी, जो भी आपके अंदर कंटेंट है उसको प्रभावित कर लेगी। भौतिक शरीर पूरे जो भी आपका फिजिकल बॉडी है उसको प्रभावित कर लेगी। तो फिर उन्होंने कहा भी ठीक है, मेरिडियन को दे डिफाइंड द मेरिडियंस। कैसे डिफाइन किया? तो उन्होंने कहा देखिए मेरिडियंस आर द मींस वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड। मनुष्य का जन्म इसी से हुआ है। यही मेरिडियंस मनुष्य के निर्माण के लिए सहायक है। यही मनुष्य का जन्म भी इन्हीं से हुआ है। और ये सिद्धांत उस समय उन्होंने लिखा था। मॉडर्न साइंस ने 19वीं शताब्दी में 1864 के बाद ये सिद्ध किया, साइंटिस्ट ने ये सिद्ध किया कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में होते हैं, उस समय होते हैं, तो एम्ब्रायो में 15 आवर्स के अंदर, कंसेप्शन के 15 आवर्स के अंदर ये मेरिडियन सिस्टम विकसित होता है। ये साइंटिस्ट का कहना है, किताबों में लिखा हुआ है। तो यानी ये बात जो पहले से कह रहे थे वो सही हो गई कि मैन इज क्रिएटेड द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्रिएटेड। मनुष्य का जन्म इन्हीं से हुआ है। दूसरा कहा द मेरिडियन था द मीन्स वेयर बाय डिजीज अकर्स। बाहर से कोई आएगी, शरीर तुम्हारा ये है, बाहर से कोई ऊर्जा आएगी। कोई ऊर्जा क्या होगी? या तो वुड होगी, वुड की वो कोई ऊर्जा होगी, या हमारी फायर की कोई ऊर्जा होगी, या हमारी अर्थ की कोई ऊर्जा होगी, या हमारी मेटल की कोई ऊर्जा होगी, या हमारी जल की कोई ऊर्जा होगी। इसके अलावा क्या होगा? पैथोजेंस कोई होंगे, जैसे कोई बैक्टीरिया होगा, कोई फंगस होगा, कोई वायरस होगा, एक ये हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये बाहर आएंगे। तो द मीन्स वेयर बाय डिजीज अकर्स, ये बाहर से यही हमारा है जिनसे हमारे रोग आकर करेगा, रोग आएगा। एंड द मीन्स मैंने इन्हीं रास्तों से प्रवेश करके शरीर के अंदर जाएगा। तीसरा द मीन्स वेयर बाय डिजीज अराइजेज। अब डिजीज अराइज अंदर से कोई चीज शरीर के अंदर भी तो कोई अराइज कर सकती है। कैसे? हमारे शरीर भी तो फैक्ट्री है, तमाम सिस्टम बने हुए हैं। हम सिस्टम बोलते हैं, मॉडर्न साइंस की भाषा में कहते हैं सेल, फिर कहते हैं टिश्यू, फिर हम कहते हैं ऑर्गन, फिर हम कहते हैं सिस्टम, फिर हम कहते हैं बॉडी। तो हमारे सिस्टम्स बना हुए, ये सिस्टम मशीन, तो इन मशीनरी में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? तो प्रोडक्शन कोई हो रहा है, कोई चीज बन रही है, तो कोई टॉक्सिन बन रही है, वेस्ट भी बन रहा होगा कोई। तो अगर वेस्ट बन रहा है तो वेस्ट या कोई टॉक्सिन बन रहा है तो कम ज्यादा होगा तो वो
अराइज करेगी तो अंदर, शरीर के अंदर से कोई चीज होगी तो यही मीन्स है वेयर बाय डिजीज अराइजेस, इन्हीं के, यही जो डिजीज होगी इन्हीं मेरिडियंस के माध्यम से चली जाएगी। चौथा, द मीन्स वेयर बाय मैन इज क्योर्ड। अब मनुष्य अगर ठीक होना होगा तो इसी सिस्टम से ठीक होगा, इसी मार्ग से जो आने का मार्ग है तो यही बीमारी के जाने का मार्ग होगा। जैसे हम कहते हैं हमारे घर में एक दरवाजा है, उस दरवाजे से कोई प्रवेश करेगा तो उस दरवाजे के से ही उसको बाहर जाना पड़ेगा, वैसे उन्होंने कह दिया। तो चार ये फंडामेंटल जो उनके वो थे डिफिनेशन थी, वो बहुत महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। अब और बातों पे आते हैं। कह रहे हैं ऊर्जा, अब ऊर्जा की बताना पड़ेगा कि अब ऊर्जा ये हुआ कि पूछा गया कि बताइए भाई, तो आपने कह दिया ये ऊर्जा है कहाँ, ये ऊर्जा कहाँ से बता रहे हैं? ऊर्जा जो आप कह रहे हैं कि ऊर्जा ऊर्जा, हर जगह तो ऊर्जा के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऊर्जा असंतुलन, ये ऊर्जा है क्या? उन्होंने कहा कि बता देते हैं। उन्होंने कहा ऊर्जा तीन प्रकार से हमारे पास, जिसको हम ची कह दें, की कह दें, CHI कह दें, KI कह दें, QI कह दें, बायो एनर्जी कह दें, और आपको उसको प्राण कह दें, चेतना कह दें, कुछ भी कह दें, ये सब चीजें आपकी हों, ये ऊर्जा है। और कैसे मिलेगी? तो उनका तीन तरीके हैं। हेलो, किसी का खुला हुआ है शायद। हाँ, हम, हेलो जी, आपका क्या नाम सुनीता राघव करके तो नहीं आ रहा है? नहीं, सुनीता करके तो नहीं आया कोई नाम, अभी सुनीता राघव करके कोई आया था। अच्छा, ये यशता के नाम पे कर रही हैं? ठीक है, ठीक, हम अभी जोड़ देते हैं, आप अभी 2 मिनट बात करिए। तो मेरिडियंस को हम जब कह दिया, फिर उसके बाद बात आई। तो अब ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा कोई थी, अब वह चाहे ची हो, चाहे की हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे ब्रह्मांड की, चाहे प्राण हो, चाहे चेतना हो, कोई भी हो, ये जो ऊर्जा है ये तीन तरीके से मिलती है। एक तरीका क्या है? एक तरीका जो हमारा जन्म होता है तो ईश्वर परमात्मा हमारा प्रारब्ध, पूरा जो काम हमने किया हुआ है, हमारे कर्म, पुराने जन्म वाले कर्म, और तीसरा माता पिता, इन तीन के माध्यम से जो हमको मिलती है वो हमारी पहली एनर्जी है। और वो आती है, वो हमारी स्टोर हो जाती है कहाँ? किडनी में। वो हमारी किडनी में स्टोर हो जाती है, और किडनी से फिर हर ऑर्गन्स में जो हम बता रहे हैं उन ऑर्गन्स में जाती है। तो ये दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा ऊर्जा उनका, जो आप जब जन्म लेते हैं तो आप पानी पीते हैं, आप वनस्पतियां लेते हैं, आप फल खाते हैं, आप भोजन लेते हैं, अन्न लेते हैं, इन सब से, वायु भी उसमें शामिल है, वायु भी शामिल है उसमें। तो इनसे जो ऊर्जा मिलती है उससे हम लोगों ने कहा पार्थिव ऊर्जा, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है। तो दो ऊर्जा हो गई।
तीसरी ऊर्जा क्या हुई? तीसरी ऊर्जा उन्होंने कहा कि तीसरी ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे आती है और वो 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल में किसी न किसी ऑर्गन के लिए आती है। उसको वो ऑर्गन का एंटीना अपना ग्रहण करता है। तो 3 ऊर्जाएं हो गई। तो पहली मदर फादर से मिली, ईश्वर से मिली, और पुराने हमारे प्रारब्ध जो कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म है, उनसे मिली। दूसरी हमको मिली वनस्पतियों से मिली, भोजन से मिली, जल से मिली, और पार्थिव ऊर्जा जिसको कहा गया। तीसरा ब्रह्मांडी ऊर्जा। तीनों ऊर्जाएं संयुक्त रूप से आएंगी तो सबसे पहले कहां जाएंगी? सबसे पहले बाहर तुम्हारा कौन सा ऊर्जा शरीर है। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह की ये ऊर्जा आई, और कहां हुई? ये बटी कहां? पहली हुई सतह पर विद्यमान ये ऊर्जा। सतह माने बॉडी का जो, जहां पर आपका शरीर स्किन है, वहीं से जो जुड़ी हुई हमारी कौन सी ऊर्जा है, कौन सी वहां पर रहेगा? हमारा शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं, हमारा पराभौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर, वहां पर। तो ये हुआ। दूसरा गहन जैव ऊर्जा, मतलब जो अंदर शरीर में प्रवेश कर गई मेरिडियंस के माध्यम से, वो ऊर्जा। 2 तरह की ऊर्जाएं हुई। तीनों ऊर्जाएं आई और एक इकट्ठा हुई, एक बाहर और फिर अंदर। तो बाहर ऊर्जा के लिए उन्होंने कहा कि बाहरी ऊर्जा का कैसे आती है? उनका 24 आवर्स में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उस सिद्धांत के अनुसार आप आएगी। वो हमें क्लॉक बताएंगे आगे कि 3 से 5 में किसी में रहेगी, 5 से 7 में किसी में रहेगी। ये हमारा वो हुआ। और दूसरा हुआ जो अंदर जाएगी, जो शरीर के अंदर प्रवेश कर गई ऊर्जा, वो हमारे जो 5 पंचतत्व का जो सिद्धांत हम बताएंगे उसके अनुरूप फंक्शन करेगी। कोई किसी का मदर है तो मदर अपने सन को दे देगी। इस तरह का जो है एक चक्र बनेंगे, उसके आधार पर उनका वो 2 सिस्टम है। जो बाहरी ऊर्जा होगी, यानी जो यांग साइड में, यांग माने बाहर, इन माने अंदर, आगे बताएंगे। तो यांग जो ऊर्जा रहेगी वो इस रूप में फंक्शन करेगी कि 24 आवर्स में 2-2 घंटे के अंतराल में हर उसमें रहेगी, और उसके 12 घंटे बाद न्यूनतम रहेगी। जो अंदर प्रविष्ट हो जाएगी वो पंच तत्व का सिद्धांत जो होगा, 5 तत्वों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसके हिसाब से व्यवहार करेगी। अब ऊर्जा है तो इसको लगातार मूवमेंट करना, क्योंकि विरल है, रेरिफाइड है। तो रेरिफाइड है तो जितनी रेरिफाइड होगी वो हमको उसको प्रवाहमान होना चाहिए, लगातार मूवमेंट में रहना चाहिए। अगर कहीं रुकती है तो ये भी स्टेग्नेशन है, ये बाधा है, तो यानी कहीं ना कहीं बीमारी है। तो इसको रुकना नहीं चाहिए। उल्टा चलेगी तो भी रुक जाएगी, तो भी परेशानी, उल्टा चलने तो भी परेशानी। यानी इसके मूवमेंट को सही दिशा में रहना चाहिए, और सही डायरेक्शन में और सही फ्लो में। अगर ये असंतुलन हुआ, इम्बैलेंस हुआ, तो आपकी बीमारी हो गई। और इसी इम्बैलेंस को दूर करने का हमारा ट्रीटमेंट है। अब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लें आगे इन यांग का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा कि जितने हमने बताया कि 2 तरह का हुआ। तो जो ऊर्जा नीचे गई थी, कंडेंस फॉर्म में हुई थी, वो इन थी, उसने पृथ्वी तत्व की रचना किया। तो यानी पृथ्वी में भार अधिक होगा, पृथ्वी में भार अधिक होगा। तो जो भी चीज आपको भारी होगी वो इन फॉर्म में होगी, यानी जो सॉलिड होगी वो इन है, और जो हॉलो है वो यांग है। क्योंकि ऊपर जो उठ रही है वो हल्की है, तभी तो ऊपर उठ रही है। तो जो हल्की होगी वो यांग है। 2 फंक्शन बताए। फिर दूसरा क्या हुआ? अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो 2 हमारे पास ऊर्जाएं हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा। पोटेंशियल ऊर्जा माने जो आपके पास, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पोटेंशियल ऊर्जा वो ऊर्जा है जो कोई मोटर परचेज करके लाए और वो वाटर लिफ्टिंग वाला हो, तो वो वहां दुकानदार बोलेगा कि ये इसको 50 फीट तक की ऊंचाई पर ये फेंक सकता है। तो एक गिवन कंडीशन में 50 फीट फेंक सकता होगा, ये नहीं कह सकते कि नहीं फेंकता। आप घर में लाए, उसने 40 फीट फेंका, तो 40 फीट काइनेटिक एनर्जी हुई, और 50 फीट
पोटेंशियल एनर्जी हुई। पोटेंशियली तो 50 के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ फीका जो उसने काइनेटिक जो दिखाया, तो जो व्यक्त है, जो बाहर दिखाई पड़ रहा है वो काइनेटिक है, और जो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा पोटेंशियल है। तो जो भी छिपा हुआ, जो भी आपका छिपा हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी, वो इन है। जो बाहरी व्यक्त है वो हमारा यांग है। जो हमारी पोटेंशियल, जो हमारी क्षमता है वो हमारी इन है, और जो हमारे वास्तविकता है, वास्तव में एक्चुअल कंडीशन है, वो हमारी यांग है। उसी तरह पृथ्वी, और ऊपर कल्पना करें ऊपर सूर्य है, याद करिए ऊपर सूर्य है, चमकीला है, प्रकाशमान है। स्वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सूर्य। तो सूर्य चमकीला है, प्रकाशमान है, तो यांग प्रकाशमान है, यांग चमकीला है। इसके विपरीत इन जो है, हमारा पृथ्वी जो है कम चमकीली है, अंधेरी है। तो जो भी कंडेंस फॉर्म में है, इस रूप में उन्होंने अपने को विद्यमान किया। फिर कहा, फिर दूसरा और कह दिया कि ऐसा मत समझिए कि इन यांग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनमें भी यांग है, यांग में भी इन है। तुलना करिएगा आप लोग अवधारणा के रूप में। भारतीय दर्शन का कंसेप्ट राधा कृष्ण, राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, और राधा और कृष्ण दोनों प्रकृति के दो रूप हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो जो प्रकृति पुरुष जो कंसेप्ट है, वो दार्शनिक विचार वहां भी यही आया, हमारे यहाँ भी यही आया। हम भी तो यही कहते हैं कि राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है। तो जो उन्होंने सिंबल दिया, वो देखिए ये सिंबल है। जो व्हाइट है वो हमारा यांग है, और जो ब्लैक है वो हमारा इन है। तो ब्लैक में भी डार्कनेस है, और डार्कनेस में भी ब्लैक, वो डार्कनेस में भी व्हाइटनेस है। ये जो सिंबल बनाया गया, ये सिद्ध करता था कि कोई एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑल इज रिलेटिव। इन यांग दोनों रिलेटिव हैं। आगे और बताएंगे विस्तार से, अभी नहीं बता रहे, इन यांग में बताएंगे। तो इन इसी तरह इस वाले भाग में कि इनको आप अलग नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई उसका बीज मिलेगा। आपका इन यांग में इन का बीज मिलेगा, और इनमें यांग का बीज मिलेगा। इस रूप में उन्होंने फिर इसी के आधार पर उन्होंने शरीर के अंदर जो अवयव थे, जो ऑर्गन्स थे, उन ऑर्गन्स को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। कुल 12 ऑर्गन रखे, 12 ऑर्गन में सबको एक एक एलिमेंट के रूप में बांटा। जैसे लीवर है मान लीजिए, तो जो लगातार काम फंक्शन करते थे उनको उन्होंने इन ऑर्गन माना, इनको उन्होंने सॉलिड ऑर्गन कहा। जो लगातार काम करते थे, जैसे लीवर है, हार्ट है, पेरिकार्डियम है, स्प्लीन है, लंग्स है, ये हमारे किडनी है, ये हमारे लगातार काम करते थे, तो इनको इन्होंने माना। तो 6 हमारे इन ऑर्गन, महत्वपूर्ण इन ऑर्गन, और 6 हमारे यांग ऑर्गन का कंसेप्ट वो लेके चले, और उन्होंने कहा कि 6 इन ऑर्गन लगातार काम करते हैं, ये सॉलिड ऑर्गन है, और इनको इन ऑर्गन कहा जाएगा। जो आवश्यकता पड़ने पर काम करते थे उनको यांग ऑर्गन कहा गया। और यह कहा गया कि जो एक प्रकृति है, जैसे वुड है, तो वुड में दोनों चीजें होंगी, क्योंकि इन भी होगी, यांग भी होगा। उसी तरह फायर हो गए तो फायर में इन भी होगा, यांग भी होगा। अर्थ है तो उसमें भी इन होगा और यांग होगा। तो सब में 2-2 करके सब चीज बांट दी गई। और चूंकि 5 एनर्जी में 5 तत्वों की 6 एनर्जी उन्होंने चाइनीज ने माना। उन्होंने कहा कि फायर में 2 तरह की एनर्जी है, एक तो हीट है और एक हॉटनेस। एक तो हीट है और एक प्रचंड के रूप में है, तो वो हॉटनेस के लिए उसको नाम दे दिया। तो हीट और हॉटनेस 2 एनर्जी सिस्टम रखा। इसलिए फायर में 2 तरह की एनर्जी, एक हीट और एक हॉटनेस। तो उनके संबंध में, हीट के संबंध में 2 ऑर्गन और हॉटनेस के संबंध में 2 ऑर्गन। तो कुल मिलाकर के 5 में 12 ऑर्गन हो गए, 6 इन और 6 यांग। फिर अलग अलग तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आगे बताएंगे इस पर। तो इस तरह का जो अभी ट्रिपल वार्मर एक ऐसा कंसेप्ट था। पेरिकार्डियम वाज द कवरिंग ऑफ हार्ट। तो मॉडर्न साइंस उसको जानती है, मानती नहीं है उस रूप में,
ऑर्गन के रूप में, लेकिन पेरिकार्डियम सिंस इट वाज अ कवरिंग ऑफ हार्ट, हेंस इट वाज ट्रीटेड टू बी एन ऑर्गन. Number one. Number two, but the concept of triple warmer is not scientific. It is only philosophical concept. ट्रिपल वार्मर कोई ऑर्गन नहीं है, ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है कि उन्होंने कहा कि ट्रिपल वार्मर ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम है ये करता है, और जो हमारे शरीर की ऊष्मा है ये इन्हीं की वजह से है. नंबर वन. नंबर टू, बैलेंस करता है, और इसको फिर अलग अलग नामों से अलग अलग हम दार्शनिकों ने बताया. डॉक्टर वाल आए, उन्होंने दूसरी चीज कह दिया, प्रोफेसर पार्क जी आए, उन्होंने दूसरी बात कह दिया. तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ट्रिपल वार्मर इज ए कंसेप्ट, नॉट एन ऑर्गन, लेकिन यहां पर ऑर्गन माना गया. तो ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम को एक ग्रुप में रखा गया. ऐसे ग्रुप बना दिए गए. लीवर को रखा, हम गार्बेडर को एक साथ रख दिया, हार्ट के साथ एसआई रख दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारा फेफड़े लंग्स के साथ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया, स्प्लीन के साथ स्टमक रखा गया, और किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ दिया गया. ये हमारा कंसेप्ट है, आगे बताएंगे, बहुत आगे चलेगा. फिर कम अधिक, उन्होंने कहा ऊर्जा है तो अब असंतुलन दो ही होगा. शरीर में अगर ऊर्जा बढ़ गई है तो डिफिशिएंट है, और अगर वो एक्सेस है, अगर वो ऊर्जा बढ़ी हुई तो अलग. तो दोनों निर्णय अलग अलग हमको करने पड़ेंगे कि भाई हम कम है कि ज्यादा है. तो डिफिशिएंट ये हमको तय करना पड़ेगा कि ये असंतुलन जो हुआ है, ये इम्बैलेंस हुआ है, इस इम्बैलेंस का रीजन क्या है, वेदर इट इज डिफिशियंसी और इट इज एक्सेस. तो अगर डिफिशियंसी है तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर एक्सेस है तो घटाना पड़ेगा. ये उन्होंने ये थ्योरी के रूप में चलते रहे. फिर उनका इंटरनल एक्सटर्नल. अब कोई ऊर्जा, हमने कहा कि बाहरी ऊर्जा पहले आई और पहले वो बाहर गई, सतह पर विद्यमान ऊर्जा ये कहा. तो सतह पर जो आई, जो आपकी स्किन के उसमें आई और वो टच में आई, तो वो एक्सटर्नल हुई, और जो शरीर के अंदर चलेगी वो इंटरनल हो गई. तो हमको तय करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास ऊर्जा जो हमारा आक्रमण हुआ है वो बाहरी है कि अभी अंदर है. तो नेचर ऑफ डिजीज इज वेदर इट इज एक्सटर्नल और इट इज इंटरनल. तो इस आधार पर भी ये तय करने का उनका सिद्धांत आया. फिर हॉट एंड कोल्ड में कहा गया कि भाई शरीर का सारा सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तय होता है, चलता है. बेस्ट फॉर्म, जैसे बेस्ट हम लोग जानना चाहते हैं तो हम लोग कहें कि बेस्ट हमारा जो 8 होता है, 8 pH होता है, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाती है, और वो टेम्परेचर को तय करती है. तो यानी वो एसिडिक है कि एल्कलाइन है. तो हमारा pH अगर 8 है तो दिस इज द बेस्ट फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स. बेस्ट फंक्शनिंग के लिए ये बेटर है. तो अगर इससे आप कम हो जाएगा तो आपका जो है एसिडिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा. तो इस हॉट एंड कोल्ड का भी कंसेप्ट है कि हमारी जो अभी जो रोग है ये वेदर इट इज इन द हॉट कंडीशन और इट इज इन द कोल्ड कंडीशन. फिर हम लोगों ने इसको बताया. अब ये चक्र जो है इसी बेसिस पर एक चक्र बना दिया उन्होंने, चक्र बना दिया. अब चक्र देखिए, चक्र को ही आपको हमेशा याद रखना. ये चक्र जब तक आप पढ़ेंगे इस विधा को तो यह चक्र अपने आप में बहुत याद रखना पड़ेगा, और इसको आपके दिमाग में पूरा जैसे आंखों में बसा लेना होगा, क्योंकि यही चक्र चाइनीज में काम करेगा हमेशा. इस चक्र में आपको सारे रिलेशनशिप मिलेंगे. देखिएगा, ये एक चक्र बनाया, 5 हमारे पास एलिमेंट थे, तो बड़े चक्र पहले बनाया, उसमें 5 अलग अलग आपको एक क्या सर्किल बना दिए गए. तो 5 सर्किल हो गए. एक सर्किल बना वुड का, एक फायर का, एक अर्थ का, और एक मेटल का, और एक वाटर का. 5 चक्र हो गए. फिर सबके साथ हमने क्या कहा, इन और यांग. तो इन और यांग डिफाइन करना है. तो इन अंदर की तरफ होगा, तो यांग बाहर की तरफ होगा.
तो देखिए इनमें सब में, अब लीवर हमने कहा था कि इन जो लगातार फंक्शन करते हैं, तो लीवर लगातार फंक्शन करता है, हार्ट लगातार काम करेगा, कार्डियम लगातार काम करेगा, स्प्लीन लगातार काम करेगा, लंग्स काम करेगा, किडनी काम करेगा। ये सारे क्या है, हमारे इंटरनल है। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे इन हुए, और ये अंदर साइड दिखाए गए क्योंकि अंदर होंगे। और बाहर साइड में क्या होगा, बाहर में देखिए गॉल ब्लैडर हो गया, बाहर में स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, बाहर ट्रिपल वार्मर हो गया, दिख रहा है ना ऊपर, बाहर स्टमक हो गया, बाहर लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, और बाहर यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इस रूप में इनको की कल्पना की गई, और ये चित्र आपको हमेशा याद रखिए। हार्ट, बस फायर में दो कंसेप्ट थे, तो दो उसको आधे में और बांट दिया गया, और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को एक साथ रख दिया गया, और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर को। फिर इसी के आधार पर देखिए ये जो चक्रों के जो तीर बने हुए हैं, आप लोग तीर दिखाई पड़ रहे हैं ना, बोलिए सुनीता मैडम, तीर दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी सर, दिखाएंगे। तो तीर जो दिखाई, बड़े वाले तीर जो बिल्कुल पेरिफेरी में है, सरकमफेरेंस वाले में जो है, पेरिफेरी में जो है, वो वाले जो तीर हैं, इसी डायरेक्शन में ऊर्जा चलेगी। जो ऊर्जा का नॉर्मल फ्लो है ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1। तो ये जो है, दिस इज सेड टू बी क्रिएशन साइकिल। ये क्रिएशन साइकिल है। आगे विस्तार से जब बताएंगे, कोई बताएगा, हम तो अभी बता दे रहे हैं कि क्रिएशन साइकिल के रूप में फंक्शन करेगी, क्रिएट करेगी। मतलब यहां से यानी अगर कहे तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर इज द मदर ऑफ लीवर एंड, क्योंकि यही तो किडनी पानी से आपका गुड ठीक हो जाएगा, तो और बढ़ जाता है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर की मदर ये होगी किडनी। उसी तरह लीवर और गॉल ब्लैडर मदर होंगे हार्ट और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के, और पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर के। फिर ये हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन मदर होंगे स्प्लीन के, स्टमक के। फिर ये दोनों स्टमक, स्प्लीन, ये मदर होंगे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के, और लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स जो है दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के मदर होंगे। ये फोर्स, ये आपका इसी तरह ऊर्जा चलेगी डायरेक्शन में। तो दिस इज सेड टू बी क्रिएशन साइकिल। ये हाँ मैडम, मैडम बंद कर दीजिए। तो अब जो है, अब ये बंद कर दीजिए आप ना, ठीक। अब जो दूसरा जो है, अब ये तो हो गया, बीच में आपको साइकिल दिख रहा होगा, ये आपका ये कंट्रोल साइकिल है, कंट्रोल करेगा। तो इसमें एक को छोड़ करके, जिस ऑर्गन को करना है उसको एक को छोड़कर दूसरे को कंट्रोल करेगी। जैसे देखिए किडनी के बाद एक छोड़िए और दूसरा वो कंट्रोल कर रही है ट्रिपल हार्ट को। फिर हार्ट कंट्रोल कर रहा है, एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को लंग्स को। लंग्स को वाला कर रहा है तो वो कंट्रोल कर रहा है एक को छोड़ करके गॉल ब्लैडर को, लीवर को। और लीवर वाले में करिए तो एक को छोड़कर, हार्ट को छोड़कर स्टमक और स्प्लीन कर रहा है। स्टमक स्प्लीन की बात कर लीजिए तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल साइकिल कहलाता है। तो ये आधार इस तरह चक्र में ये हुआ। तो यही उन्होंने बताया है कि सृष्टि के दो ये मूलभूत पांचों तत्व आपस में एक दूसरे के सृजन के लिए जिम्मेदार है। इन तत्वों में आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता है, नियंत्रण कर रहे हैं। और हमारे शरीर में विद्यमान महत्वपूर्ण अवयव अपनी, मतलब ऑर्गन, अपनी प्रगति के अनुसार इन और यांग बलों के दृष्टिकोण से इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे वुड का प्रतिनिधि जो है इन लीवर और गॉल ब्लैडर होंगे, और वुड की अपनी ऊर्जा होगी, वुड का अपना कलर होगा। वुड की ऊर्जा क्या होगी, देखिए विंड होगी, वुड की ऊर्जा विंड होगी। फायर की ऊर्जा होगी हीट और हॉटनेस। अर्थ की ऊर्जा होगी ह्यूमिडिटी, और मेटल की ऊर्जा होगी ड्राइनेस, और वाटर की होगी कोल्डनेस। ये ऊर्जा होगी। फिर इनका रंग होगा। लीवर का, जैसे लीवर में आप वुड का बोलते हैं, वुड में जंगल में जाएंगे तो वुड ग्रीन मिलेगा, तो ग्रीन उसकी ऊर्जा है। फायर की ऊर्जा होगी लाल और ऑरेंज। स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट की होगी लाल, हीट वाली की लाल, और उसकी हॉटनेस का ऑरेंज। और अर्थ का होगा येलो। मेटल का हो गया ब्राउन, और इसका होगा ब्लैक या ब्लू।
ये कंसेप्ट है। तो इस तरह जो देखिए फिर आया कि पांचों तत्व सूर्य के इन यांग के दृष्टिकोण से एक तत्व के प्रतिनिधि आपस में भी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ये हमको सिद्धांत कोई समझ में आएगा पढ़ाने के लिए कि ये जो इन यांग, जैसे एक घर है, उस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में पैसे का लेन देन कभी कम ज्यादा हो सकता है तो करेंगे, और फिर सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न रंगों के आधार पर इनकी मूलभूत ऊर्जा को संतुलित, हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, हमारे जो कंट्रोलर हैं और एनर्जी मदर है उनके आधार पर, और इनकी अपनी ऊर्जाएं हैं और एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इनकी ऊर्जाओं के लिए ये, तो यहां पर हम लोग आगे, यहां से हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे दोबारा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। तो जो है ये कंसेप्ट जो है, जो किताब में बेटर दिया हुआ है, ओरिजिनल बुक है, और ये नहीं चलती है तो आप इसको नहीं पा सकते हैं, किताब मिलेगी नहीं। तो कैसा आप लोगों को लगा जयश्री मैडम? अच्छा लगा। संजय? अच्छा लगा सर। रेखा मैम? गुड सर। सुनीता मैम? बढ़िया। रेखा मैम तो इंग्लिश का हिंदी थोड़ा सा वो होगा, और सब आप ही का केवल इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा वो है, अदरवाइज सबका तो हिंदी, और सबका तो हिंदी है। बढ़िया लगा सर। समंजम थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन बेटर रहेगा, ठीक रहेगा। तो यार इसको देखिए, यही कंसेप्ट पूरा दिमाग में भर लीजिए बस, फिर आपको समझ, मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर सारी चीजें आपको दिमाग में कंट्रोल रहेंगी। भाई क्या है एनर्जी, कैसे आती है एनर्जी, कंट्रोलर कौन है, ये बेसिक है, ये फंडा, जैसे फंडामेंटल अगर चीजें नहीं समझ में आई तो, और ये इट इज अ बेटर बुक, ये बुक अब नहीं मिलती है, खत्म कर दी गई, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। अब वो कहीं मिल नहीं पा रही है, तो हम लोग जो है बाई जो पहले पा गए थे तो कहीं से मिल गई थी। तो इस किताब में जो ये कंसेप्ट है, और सब चैप्टर तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे उससे, लेकिन ये इसका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और सब चीजें फंडामेंटली वही है। हेलो। उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद ऊर्जा को, हाँ सर, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था, इसलिए मैं रिस्पांस नहीं दे पाई सर। कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो गई सर आपकी? अभी तो नहीं ठीक है सर, वॉमिटिंग लगती है शाम को ज्यादा, पता नहीं सर, समझ नहीं आ रही कंडीशन आ रही है कि डिफिशिएंट आ रही है, तो उसके थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पैटर्न सर डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। नहीं तो वोमिटिंग फील दो ही से हो सकते हैं, तो स्टमक की वजह से या आपका लीवर की वजह से? सर स्टमक का ही लगाती हूँ, लेकिन दिन में थोड़ा कंट्रोल रहता है। लीवर 3-13 वाला लगाओ तो एक बार। लीवर का भी लगा रही हूँ, स्टमक का भी लगा रही हूँ। आज सर टिटाई 16 में चैप्टर 4 देख रही थी, उसमें भी सब दिया हुआ है, लेकिन देखती हूँ अभी पहले से तो बेटर है सर, लेकिन मतलब हो जा रही प्रॉब्लम। ठीक, बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। डायग्राम जो भी आपने दिया, उस डायग्राम में 3 जगह तो सिंबल बने, वो तो समझ में आ गए, मेल फीमेल और वो चाइल्ड का, लेकिन लीवर का और ये स्प्लीन पे जो साइन बने वो समझ में नहीं आए। सिंबल बने ना उसमें से, देखे डायग्राम में कुछ? वो चाइनीज सिंबल। अच्छा, इसमें चाइनीज सिंबल हो गए, उसमें चिंता मत करिए, हम लोग अपनी लैंग्वेज पढ़नी ना। हाँ सर, नहीं मुझे लगा सर आपने कुछ नोट बनाया है, क्योंकि 3 तो सिंबल समझ में उसमें आ रहे हैं, एक मेल है फायर का, फिर एक किडनी उसका लंग्स वाले का फीमेल सिंबल बना हुआ है, किडनी वाले पे दोनों का मिक्स बनाया है। हमने अलग से कुछ नहीं बनाया, वही जो है उनका है वही है, बस उसको कंसेप्ट है कि हम लोग मेल फीमेल में अधिक ध्यान नहीं देते हैं। मेन हमको करना है कि देखिए एक सॉलिड ऑर्गन और एक, बाद में डिफाइन कर दिया इन्होंने, हर जगह लिखना शुरू कर दिया कि इनको फीमेल और यांग को मेल कर दिया, ये ऊर्जा के हिसाब से नॉर्मल, उसके हिसाब से कंसेप्चुअली, लेकिन उन्होंने जब बेसिक पहला फंडा आया था उसके हिसाब से सॉलिड ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन था। जी ठीक है सर, अब थैंक यू सर। मेल फीमेल बाद में
आप देखिए सारी किताबें मेल फीमेल आने लगा, तो हम लोग मानने लगे कि इन माने फीमेल और यांग माने मेल। वो इसलिए कह दिया ना कि ऊर्जा, क्योंकि प्रोफेसर पार्थिवन ने आगे कह दिया ना कि बाहर ही जाना चाह रहा है वो मेल है, जो घर में रहना चाहते वो फीमेल है। तो वो और फंडामेंटली उन्होंने सिद्ध कर दिया। यांग उन्होंने हेट्रो को कह दिया मेल और उसको कह दिया फीमेल। सर कंसेप्ट वो होगा, अदरवाइज चाइनीज ने, टीसीएम ने नहीं कहा था, टीसीएम ने बहुत डिफाइन नहीं किया इस तरह। वो आगे सिद्धांत में आ गया, और आयुर्वेदिक ने तो और भी पुष्टिकरण कर दिया। सर एक कंफ्यूजन है सर, जी ये कंफ्यूजन है कि जैसे जो हम बुक पढ़े हैं सर, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये यिन है सर वो क्या है, हस्बैंड है, और यांग है सर वो वाइफ है। हमने दो कहा ना, हमने कहा कि ये मत जाइए, इस पर कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आप जब पारजीव आ जाएंगे तो पारजीवों ने हेट्रो जो कंसेप्ट है, हेट्रो वाज यांग, उसको मेल कह दिया नॉर्मली, तो वो कंसेप्ट वो हो गया। हमने चाइनीज ने फंडामेंटली कहा था पहले, प्राइमरली वो उन्होंने कहा था कि सॉलिड ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन, ये कंसेप्ट दिया था। तो कहीं कहीं किसी किताब में दे दिया हो, मान लीजिए किताब में दिया हो कि वो इन है, वो यांग है, और वो फीमेल वो मेल है, तो ये कंफ्यूजन बार बार हो गया, तो उसे वहां पर छोड़ दीजिए, आप उसमें मत जाइए ना। आप कैसे हम याद करेंगे, मतलब कैसे करना है इसको, क्या सोच के करना है? सॉलिड ऑर्गन और हॉलो ऑर्गन। ओके। मेल फीमेल में क्यों करना आपको? ठीक है सर। भाई हमें जरूरत क्या है, बोलिए, तो आवश्यकता क्या है? मतलब अगर फीमेल होगा तो क्या, मेल होगा तो क्या, हमको तो ऊर्जा का रेफरेंस में करना है ना। जो लगातार काम करें वो इन है, और वो सॉलिड ऑर्गन है। सॉलिड ऑर्गन माने कंटेंट वाले है, वो कंटेंट है। ऊर्जा हमेशा हल्की होती है, याद बताइए ना, ऊर्जा तो हमेशा हल्की होगी जी। वाष्प जो भाप है, भाप तो हमेशा हल्की होती है। तो जो हल्की है वो यांग है, जो भारी है वो हमारा इन है। इसीलिए सॉलिड कह दिया उसको, उसमें कंटेंट है ना, उसमें सारी चीजें, पदार्थ उसी में है, इसलिए उनको कहा सॉलिड ऑर्गन, इसलिए कह दिया कंटेंट उसमें है, और उसमें एनर्जी पैटर्न है। एनर्जी हमेशा हल्की होती है, एनर्जी फ्लो अधिक होता है। जितनी सॉलिड होती जाएगी उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कौन अधिक मूवमेंट वाली है? गैस। तो गैस ऊर्जा के रूप में रेरिफाइड ऊर्जा है। सॉलिड भी ऊर्जा है, सॉलिड में भी ऊर्जा है, लेकिन इसकी ऊर्जा मूवमेंट वाली कम है, सॉलिड के रूप में है, तो इसका मूवमेंट कम तेजी से है। सबसे अधिक गैसेस का है, द्रव का भी कम है। तो इस रूप में आप उसको देखें। तो उस कंफ्यूजन में हम हमेशा बोलता हूं कि उस कंफ्यूजन में मत पड़िए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन में है वो। कहीं आपको मत वो कह देंगे मेल फीमेल, और क्वेश्चन आ जाए तो और भी बेकार हो गया, फिर आप उसी में पड़े रहे। तो हम लोग इस पर नहीं करेंगे। हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, और हम लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा अगर बढ़ी हुई है किसी रूप में भी तो उसको ट्रांसफर करिए, ऊर्जा का प्रवाहमान बनाइए। ये सभी लोग कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। ज्ञान ऊर्जा है, ज्ञान को रोकिए नहीं, उसको लगातार बढ़ने दीजिए, नहीं तो स्टेग्नेशन हो जाएगी, कंजर्वेशन हो जाएगा, आप साइंस इनकी भाषा में, एक्यूपेशनल भाषा में। तो हम लोग फिर तभी खेमका सर के सपने को पूरे होंगे, ट्रांसफर होती जाएगी, आगे बढ़ेगी, और 1 to 1 ऐसे बढ़ती जाएगी। वही चीज है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में आते हैं।